जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों मैं हूं आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आया हूं बॉस्टन में। और यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हो रही है। मित्तल इंस्टीट्यूट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, जो कि साउथ एशिया पे बड़ा काम कर रहा है। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस इंडिया के ऊपर भी कराई थी, 75 ईयर्स ऑफ इंडिया, इस मई में हुई थी। और अभी 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है फॉर द पीस, फॉर द डेवलपमेंट और साउथ एशियन जो पॉलिटिक्स है और साउथ एशियन जो कल्चर है उसको समझने के लिए पाकिस्तान से, भारत से, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं मित्तल इंस्टीट्यूट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि पाकिस्तान के 75 साल पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाईएस्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से जज साहब भी आए हुए हैं, काजी फायज़ ईसा साहब भी। और मेरे साथ इस वक्त आप सबके फेवरेट साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। और साजिद तारड़ साहब जो हैं, हम साथ मिल के यहाँ पे इस 75 साल की जो पाकिस्तान की तारीख़ है जिसको डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उसको देखने आए कि लोग क्या बोल रहे हैं। और आज मैंने तारड़ साहब से रिक्वेस्ट भी की कि हमें 75 साल जो पाकिस्तान के उस पर बात करनी चाहिए। और यहाँ हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि हम इसके ऊपर बात करें। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और तारड़ साहब, आप कैसे देखते हैं एक तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, और दूसरा 75 साल आपने तो अपनी जवानी भी दी, आप इस एज में जितना कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और जिस तरह आपने उतार चढ़ाव देखे, ज़रा हमारे साथ शेयर करें 75 साल। और इधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठ के यहाँ पे यूरोप, अमेरिका की तरक्की को देख के और यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड को देख के आप पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल रख रहे हैं, और काइंडली हमारे साथ शेयर करें। चीमा साहब, थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर याकूब भंगश साहब हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ की कॉन्फ्रेंस। हमारे वेल रिनोन प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास, वो रूह रवा हैं इस कॉन्फ्रेंस के। ही इज़ अ राइटर ऑफ मैनी बुक्स, ही टीचेस हियर एट द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी। और कई स्कॉलर आए जो भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से हैं, और वो जिनका करंट अफेयर और हिस्ट्री के साथ रब्ता है। मेरा खुद, क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और स्टूडेंट ऑफ करंट अफेयर्स, मैं खुद आया लर्न करने के लिए आया हूँ, यहाँ देख रहा हूँ। बॉस्टन दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये न्यू इंग्लैंड स्टेट्स का हिस्सा है। इसको कहा जाता है कि दिस वाज अ गेटवे टू यूरोप। सबसे ज़्यादा पैसा जो है यूरोप से जब आए लोग माइग्रेट करके, तो वो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्ट और पैसा यहाँ लेकर आए न्यू इंग्लैंड स्टेट्स में। और यहाँ से अगर देखा जाए तो अमेरिका के जो शुरू के कई सदूर थे वो न्यू इंग्लैंड से थे, क्योंकि एजुकेशन और बॉस्टन, इस एरिया में बॉस्टन और न्यू जर्सी, इस एरिया में प्रिंसटन, और ऐसे ऐसे लैंडमार्क इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका आज की दुनिया में भी हर चीज़ के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस भी है और असर भी है। कोई भी नई गवर्नमेंट बनती है तो यहाँ से जो है टीचर्स और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लिया जाता है। तो उसमें चीमा साहब जो मैं कहना चाह रहा था कि वो आज हम यहाँ पे आए, और मैं ख़ास कर कोशिश करूँगा कि अगले 10 मिनट में ये बताऊँ कि 75 साल में हमारे साथ क्या हुआ है, हम आज कहाँ खड़े हैं और आगे हम कहाँ जा रहे हैं। जिसमें मैं आज अभी जब कॉन्फ्रेंस उठ के आए तो लोगों ने हिस्टोरिकली इंडस सागा से बात शुरू की कि इंडस जो है उसका हमारी उस सिविलाइजेशन, हिस्टोरिकली हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बातें हो रही हैं, टू नेशन थ्योरी के बारे में बातें हो रही हैं, और हमने पाकिस्तान को कितना जस्टिफाई किया है, टू नेशन थ्योरी को कितना जस्टिफाई किया है आपने। क्या हमने पाकिस्तान का ख्वाब जो कायदे आज़म साहब ने देखा था उसको फुलफ़िल किया है? क्या हम आगे पाकिस्तान बनाने के लिए कायदे आज़म के ख्वाब को आगे कहाँ लेके जा रहे हैं? आज अगर देखा जाए तो टाइम इज़ वेरी सेंसिटिव। हमारे 3 जो ट्राइका जिसको कहा जाता था, आज वो ट्राइका आलमोस्ट अपने इख्तिताम को पहुँचने पे है। जनरल फैज़ साहब, हमारे कमर बाजवा साहब और इमरान खान साहब। और इनका प्लान ट्राइका का सोचा जाता था कि शायद 10 साल ये रूल करें पाकिस्तान को। इस ट्राइका ने पाकिस्तान को क्या दिया है? आज आप देख रहे हैं कि बच्चे ट्रोलिंग कर रहे हैं बाजवा साहब के बारे में बड़े सीरियसली। इस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब की लेगेसी के बारे में बातें शुरू हो चुकी हैं। खान साहब रावलपिंडी के जलसे के बाद बनी गाला नहीं गए, वो सीधे लाहौर चले गए हैं। असम्बलियों को ख़त्म करने की बात की जा रही है। वी आर टचिंग द एक्सट्रीम ऑफ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो हमें सपोर्ट कर पाएंगे? क्या हमारे दोस्त चाइना हमें सपोर्ट करेंगे, रेस्क्यू करेंगे? क्या सऊदी अरेबिया हमें रेस्क्यू कर पाएगा? क्या उस रीजन के अंदर इस वक्त जो दो अतराफ से ख़तरात की आवाज़ें उठ रही हैं, धमकियाँ आ रही हैं, टीटीपी ने भी आज सीज़ फायर को ख़त्म करने की बात कर दी है। भारत जो है वो अपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में एक तफसीलन मैं ये इन्हीं सवालात का जवाब ढूंढने के लिए आज बॉस्टन में आया हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं हमारे जस्टिस फाइज ईसा साहब आए हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है दे आर एक्सपेक्टिंग हाई होप्स, दे आर कीपिंग हाई होप्स रिगार्डिंग हिम एंड द न्यू आर्मी जनरल आसिम मुनीर साहब। क्या ये हमें ये पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाल पाने आसिम मुनीर साहब निकालने में कामयाब होंगे? Economy is number one issue. The second issue is the repute of the institution he is leading. और जिस तरीके से अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है 75 साल से, इसका आज का रोल नहीं है, जिसको मज़ीद तक़वियत मिली अयूब खां के दौर में 1958 से। उसके बाद वी हैड अ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। लोग कहते हैं कि अयूब खान साहब वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्होंने 1300 सियासतदानों को 10 साल के लिए बैन कर दिया था। तो जब ये एक दूसरे का एक लाजमो मलजूम हिस्सा है, तो ये जो नया डॉक्ट्रिन बाजवा साहब जाती दफ़ा छोड़ गए हैं कि असी हुण तुहाडे नाल नाराज़ हो गए हैं, तुसी सानू अखां कढ़ दिओ, ये इस तरह चीज़ नहीं होगी। पाकिस्तान के सियासतदान आपके बगैर नहीं चल सकते, क्योंकि आपकी ही पैदावार हैं ये आपके इंस्टीट्यूशन से तैयार करदा हैं। और दूसरा, जिस तरीके से आप पेनिट्रेट कर चुके हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, जिस तरीके से आप पाकिस्तानी बिजनेस में आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, हर इंस्टीट्यूशन का जो है वो करता धरता एक रिटायर आर्मी ऑफिसर है। तो ये एक दिन की बात नहीं है, ये अगर करना है तो एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होगी और इस सर्जरी के लिए बड़ा टाइम चाहिए। आज का जो इशू है वो इशू इकानमी है, और उसका बाद इकानमी के बाद दूसरा नंबर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। ये जो एक पार्टी आपने क्रिएट की थी, प्रोजेक्ट इमरान खान, उसकी सबसे बड़ी थ्रेट जो है अमर बिन मारूफ है। वो कहते हैं सिर्फ वही हक पर हैं, दूसरे सारे नॉन बिलीवर हैं। क्या इससे किस तरह आप नंबर आजमा होंगे? श्योर करते हैं लोग कि इलेक्शन इज़ ओनली सोल्यूशन। इस वक्त इलेक्शन कोई चौथी पार्टी आएगी उसमें, तब तो मैं मानता हूं कि शायद इलेक्शन सोल्यूशन है। अगर इलेक्शन इन तीनों पार्टियों ने, मेजर पार्टियों ने कराने हैं, नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी और पीडीएम, तो इनमें से जो लोग आगे आएंगे उनकी एक हिस्ट्री आपके पास पहले मौजूद है। वो कितने मुहिब्बे वतन हैं, कितने बड़े लेजिस्लेटर हैं, उनके रैकेट मौजूद हैं। अगर शहबाज गिल साहब ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना है और उस्मान बुज़दार साहब ने वापस आना है, मुराद सईद ने आना है, फरदौस आशिक अवान ने आना है, चौहान साहब ने आना है, तो वो कहते हैं कि ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए। आपको किसी चौथे ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, या इनको किसी कंसेंसस पे लाना पड़ेगा, और एक रूलिंग एलीट जो डुअल सिटीजन है उनसे जान छुड़ानी होगी। वरना मुझे कोई इस तरह नज़र नहीं आता कि नए आर्मी चीफ साहब जो हैं वो रात को किसी चीज़ को रगड़ें तो सुबह उठ के दूध की नहरें शुरू हो जाएं। आज देखें, हमें चीमा साहब को और मुझे इसके सवालात जो हैं, आज जिन लोगों के साथ, बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ हम बैठे हैं, लोग प्रिंसटन से आए हैं, लोग दूसरे इंस्टीट्यूशन से आए हैं, लोग जर्मनी से आए हैं यहाँ बोलने के लिए। आज देखते हैं कि वो हमें किस तरीके से सेटिस्फाई कर पाते हैं। जो सवालात आपके सामने हैं मैंने रखे हैं, आप क्या हम उनके जवाब हासिल कर पाएंगे? तारड़ साहब, इस कॉन्फ्रेंस में एक प्रोफेसर साहब ने पाकिस्तान के 75 साल बनने पे जो एक नोट लहराया और दिखाया जी कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसने 75 साल के बाद एक नोट जारी किया 75 रुपए का। और तारड़ साहब, उस नोट में फ़ातिमा जनाह की भी तस्वीर थी और आपने उसके ऊपर कुछ कमेंट्स किए थे और आपने कुछ बात की थी। फ़ातिमा जनाह जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह की बहन थी और उनका बड़ा किरदार था। उस दौर की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, उस दौर के शरफा ने और उमरा ने उनके साथ क्या किया, और आज हम किस मुंह से उनका जो तस्वीर है वो 75 रुपए के नोट पे डालते हैं? ज़रा काइंडली हमारे साथ ये भी शेयर करें कि हमारी जो लीडरशिप है वो शुरू से ही बेतौकीर हो रही है, या कि ये आज की कहानी है, ये 3 साल की कहानी है, या ये 6 साल की कहानी है? देखिए, उस नोट के हवाले से मैं चाहूँगा कि या तो वो नोट से मोहतरमा फ़ातिमा जनाह की तस्वीर उतारी जाए या लगाते ही ना,
तो या फिर कौम के सामने हकायक रखें कि हु वॉज फातिमा जिन्ना और उनका मर्डर किस तरह हुआ था, उनको इलेक्शन में किस तरह हरवाया गया था। ईस्ट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने लिए थे और उसके बाद यहाँ भी मगरबी पाकिस्तान में अयूब खान ने उनके ख़िलाफ़ क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनको इंडियन एजेंट कहा गया था, उनके नाम पे उनके ख़िलाफ़ इतनी सख्त कैंपेन चलाई गई थी, गैर अखलाकी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे। या ये कौम को बताएं और माफ़ी मांगे वो लोग जो वो इदारे माफ़ी मांगे जो इस किस्म की मुहिम में शामिल थे। वरना नोट पे क्यों लगाया नोट पे? मेरे जैसे लोगों की दिल आज़ारी हुई आज नोट देखकर कि आपने बनाने वाले की बहन जो थी उसके साथ इतनी ज़्यादती की है और आज नारे लगाते हैं, आप कहते रियासत मदीना बनानी है आपने। पहले अपने बनाने वालों को तो मशकूर हों आप लोग। अब एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज फातिमा जिन्ना की तस्वीर लगाइए, कल को कहीं डॉक्टर कदीर की तस्वीर ना लगाइएगा। जिस तरीके ने आपने उसको जलीलो ख्वार करके उसको उसकी बेतौकीरी की और यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसके जनाजे तक नहीं गए। आज आपका सर्वाइवल जो है वो उसी एटॉमिक एसिड की वजह से है जो डॉक्टर कदीर साहब दे के गए थे। मैं हमेशा ये कहता था ये इंस्टीट्यूशन में आज हम फिर रहे हैं, यहाँ के बच्चे क्यों जाएंगे अपने आराम को छोड़ के पाकिस्तान कुर्बानी देने, कोई नई चीज़ बनाने कौन जाएगा यहाँ से, जिस तरह आपने डॉक्टर कदीर के साथ किया है, जिस तरह आपने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ किया है। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि करेक्शन तब शुरू होती है जब आप एडमिशन लेट करते हैं, आप मानते हैं अपनी गलतियों की, तो इस्लाह तब शुरू होती है। जब आप अपने बच्चों को हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, आप अपनी गलतियों को करेक्ट ही नहीं कर रहे, गलत हिस्ट्री बताकर उनको बताना कि नहीं ये है वो है, फ़ौरन हीरोज़ को अपना हीरो बनाकर बताना। पहले तो हिस्ट्री की किताबों में करेक्शन की जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। और मैं बिल्कुल एक आज जो मैंने यहाँ देखा है एक और इशू जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा था कि प्लीज़, मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश पढ़ने से आप क्रिश्चियन बन जाते हैं, लेकिन आज अफसोस के साथ पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है। जब वहाँ पे सिर्फ अखबारें एम्बेसियों के लिए छपती हैं, हमारे सियासतदानों को मजबूरन ट्वीट भी करना पड़ता है तो उर्दू ज़बान में करना पड़ता है। जब आप एक इतनी नफ़रत एक ज़बान के साथ या नॉलेज के साथ, ये नॉलेज है, ये लैंग्वेज नहीं नॉलेज है, तो जब आप दुनिया में पीछे रह जाएंगे। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये आज मैं एक सबसे बड़ी हैरान कुन बात ये है इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए कि वहाँ पे जितने अमेरिकन या दूसरे ब्रिटिश स्पीकर आए हैं गोरे, आप सोच नहीं सकते कि उन्हें पाकिस्तान के बारे में मुझसे और सारे पाकिस्तानियों से ज़्यादा नॉलेज है। और वो जो बोलते हैं चीज़ें उर्दू की, बिल्कुल प्योर उर्दू लैंग्वेज के साथ। और ये सारी कॉन्फ्रेंस जो आज हो रही है पाकिस्तान के बारे में, इट इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को इंग्लिश एज ए लैंग्वेज पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं। फ्यूचर जो है वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में है, मैथ और इंग्लिश। तीसरा कोई चाहे जिस तरह यहाँ अमेरिका के अंदर कहा जाता है कि स्टेम सब्जेक्ट आगे चलेंगे, लेकिन उनकी बेस फाउंडेशन क्या है, मैथ और इंग्लिश। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे देखने वाले ये भी मैसेज लें कि इंग्लिश लैंग्वेज पर तवज्जो दें, बच्चों को पढ़ाएं और मैथ पढ़ाएं। तारड़ साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि इंग्लिश पे फोकस करें और मैथमेटिक्स पे फोकस करें, हम यहाँ पे हार्वर्ड में बैठे हुए हैं और मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरह यहाँ पे बच्चे जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया से आए हुए हैं। तारड़ साहब, पूरी दुनिया से आए हुए हैं। तारड़ साहब वहाँ पे ये भी बात हुई कि पाकिस्तान के तालीम के बजट के ऊपर बात हुई और वहाँ पे ये बात हुई कि पाकिस्तान का जो तालीम का बजट है, ठीक है, और बल्कि ये बातें हुई कि अमेरिका, इंडिया का तो शायद मैंने फैक्ट्स तो नहीं देखे, लेकिन वहाँ पे एक प्रोफेसर साहब ने बात की कि जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है, इतने तो लोगों का जो है वो एजुकेशन का बजट होता है जो डेवलप वर्ल्ड है। तो हम आज यहाँ पे हार्वर्ड में देख रहे हैं चाइनीज़, इंडियंस, कुछ पाकिस्तानी भी काफ़ी देखे हमने यहाँ पे जो पढ़ने आए हुए हैं फुल ब्राइट के ऊपर, और बड़ी दुनिया जो पढ़ने आई हुई है। आप क्या समझते हैं आज 2022 में पाकिस्तान को तालीम की कितनी ज़रूरत है और कितनी हम जो है वो अभी आपने स्टेम सब्जेक्ट्स की बात की और हम जो है वो तालीम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, और बल्कि हमारी जो हिस्ट्री है वो एक डिफरेंट हिस्ट्री है। जो हमारे उस शरफा उमरा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक और हिस्ट्री हमें बताती है, हमारी टेक्स्ट बुक्स में एक और हिस्ट्री लिखी हुई है, और बंद कमरों में बैठ के हम एक और हिस्ट्री की बात करते हैं। तारड़ साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जो तालीमी बजट है वो कितना को बढ़ना चाहिए कि एटलीस्ट, और हम हर वक्त ये क्यों डरते रहते हैं कि हमें
ये और हम गलत हिस्ट्री क्यों लिखते रहते हैं। जिस तरह की एक प्रोफेसर से आपकी मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो तालीम की किताबें हैं पहली से लेके 5वीं तक, उनमें ख़वातीन को बस यही बताया गया कि उन्होंने हाउसवाइफ बनना है, उनको नहीं बताया गया कि उन्होंने साइंटिस्ट बनना है, उन्होंने पायलट बनना है। और वो यहाँ पे मित्तल इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर रहे हैं इस चीज़ पे कि पाकिस्तान के करिकुलम में जो है ये चीज़ें क्यों नहीं हैं। तो काइंडली हमें बताएं कि कितना को एजुकेशन का बजट होना चाहिए और क्या करना चाहिए सियासतदानों को और पॉलिसी मेकर्स को। यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक पॉलिसी के लोग भी आए हुए हैं, आप उनसे मिले हैं ताड़ साहब, जो कि और आपके और हमारे आने का मकसद ही ये था कि देखा जाए कि जो एकेडेमिया हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बेसिकली क्या सोच रहे हैं और हमारी स्टेट और इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान कितना गैप है। तो आप क्या समझते हैं एजुकेशन का जो बजट बढ़ाना, क्या उससे मसाइल हल हो सकते हैं या कि हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं एक टीचर का बच्चा हूँ, मेरी वालदा टीचर थी और बचपन से मुझे शुरू से ही कहती थी कि खुराक और लिबास से ज़्यादा कीमती आपकी तालीम का ख़र्चा है। तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब मैं पाकिस्तान पे तो बताना चाहूँगा कि आपकी तालीम का बजट क्यों ख़राब है, आपके इंस्टीट्यूशंस क्यों तरक्की नहीं कर रहे। आपकी जो रूलिंग एलीट है वो उनके बच्चों के लिए तालीम का मयार कुछ और है और हर आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे जो हैं वो फ़ौरन ही वो सीनियर कैमरे जूनियर करके वो लंदन चले जाते हैं या अमेरिका आ जाते हैं। अब उनको क्या ज़रूरत है आपकी तालीमी इदारों को ठीक करना, सिलेबस को ठीक करना, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। जब तक आप उस रूलिंग एलीट से जान नहीं छुड़ाएंगे, मैंने शायद आपके सेगमेंट में कहा था जो अशद ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की, जो 5-10 हज़ार चाहे वो सियासी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हैं, जुडिशरी के लोग हैं, उनके बारे में एक कानून बनाना चाहिए कि अगर आपने इन ओहदों पर आना है, आपने असम्बलियों में जाना है, आपके बच्चे और आपकी बीवी फॉरेन नेशनल नहीं हो सकते और जो भी इस ओहदे पे आएगा उसका नाम ECL में रहेगा जितना अरसा वो उस ओहदे पर रहेगा और किसी फॉरेन बैंक के अंदर वो अकाउंट नहीं रख सकेगा। ये आपकी रूलिंग एलीट को सब चीज़ें पता है। आपके बल्कि रूलिंग एलीट सारी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, हार्वर्ड ग्रेजुएट है, लेकिन जो ही वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं वो आपको डॉलरों की शक्ल में देखना शुरू कर देते हैं। आपकी तालीमी, आपकी मुआशी पॉलिसियाँ जब तक ठीक नहीं हो सकती, जब तक आपकी रूलिंग एलीट का मरना जीना पाकिस्तान के अंदर ना हो। आपकी कोई भी पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी को ले लें, आप मुझे ये बताएं हमारी मरियम बीबी कह के गई है आपको जाती दफ़ा कि मैं लंदन सर्जरी कराने जा रही हूँ, उनकी सर्जरी पाकिस्तान में नहीं हो सकती थी। यह तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर कि वो इलाज और तालीम और शॉपिंग सारी लंदन से और अमेरिका से करते हैं, लेकिन फैसले वो आपके किस्मतों के करते हैं। तो तालीम, हर चीज़ का बजट जो है वो आपके ये रूलिंग एलीट इंटेंशनली नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। ये उनकी तालीम, सेहत और सारी चीज़ें लंदन और अमेरिकन बेस है और यही आपकी ट्रेजिडी है। आपका इलेक्शन हल नहीं है, आपका इस तरह के स्टेप्स लेना आपका हल है। अगर इनके बगैर भी इलेक्शन कराएंगे तो वही गंद आएगा जो पहले आपकी असम्बलियों में बैठा रहा है। बल्कि वो सारे के सारे अगर देखें तो वो नवाब इब्ने नवाब हैं, जर्नैलों के बच्चे हैं। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि पिछले अयूब खां की मैं बात करता हूँ तो उनका पोता PTI की असम्बली में था। जनरल उमर के 2 बच्चे, असद उमर साहब का वालिद जनरल था, दूसरा उसका भाई उमर है वो नून लीग में है। तो ये बाकियात हैं, ये आपकी किस्मत को, ना आपके प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, ना आपको इनका सलूशन देख सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट ही होगी कि असली मसाइल के ऊपर दें, इकानमी के बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें और जो इस वक्त पोलराइजेशन है, जो इस वक्त जो डिवीज़न कर दी गई है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। कोशिश करें पाकिस्तानी बने, बजाय कि अपने सियासी ओपिनियन के ऊपर आप इतने आगे चले जाएं कि आप पाकिस्तान भुला दें। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को नेशनलिज्म की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ताड़ साहब और आपने सही बातें की हैं और इसको मैंने भी जो आज की जो रिसर्च यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस बल्कि हो रही है उसमें जो लोगों की फाइंडिंग्स हैं वो ज़ाहिर बात है वो यही हैं कि अगर हमने तरक्की करनी है, हमने मेहनत करनी है, हमने आगे जाना है तो हमें जो है वो अपनी एकेडमिक्स पे फोकस देना होगा, रिसर्च पे काम करना होगा और हमें मुखलस होना पड़ेगा। जिस तरह तारड़ साहब कह रहे थे नेशनलिज़म की ज़रूरत है। अगर हमारे पास ये नेशनलिज़म नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है और इस नेशनलिज़म की वजह से ही हम ज़िंदा रह सकते हैं, हम अपने मुल्क का नाम ले सकते हैं। दुनिया में 230 मिलियन का हम मुल्क हैं, हम मजाक नहीं हैं और इसके लिए जो लीडरशिप है उनको अपना रोल प्ले करना है, उनको सिंसेरिटी शो करनी है और उनको ये बताना है कि वो अगर इस मुल्क के लोगों से वोट ले रहे हैं और इस मुल्क के जो ब्यूरोक्रेसी सर्व कर रही है तो वाकई में वो सर्व करे, ना कि वो अपने जाते हुए बैंक अकाउंट जो हैं वो भर के चले जाएं। थैंक यू वेरी मच।